हिंदी। अध्याय 136। झेनली कबीले का उद्देश्य। नहीं, मौत के कगार पर खड़े किसी व्यक्ति की अनिच्छुक आवाज आसमान में गूंजी। धमाका। उसी समय अचानक कई विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी। क्या हुआ? लिन झान और उसकी टीम के सदस्य पीछे हटने की तैयारी कर रहे थे। वे बदले हुए भावों के साथ आसमान की ओर देखने लगे। हा हा हा, मरो, सब मरते हैं। झेनली अमर रहे। पागल आवाजें उन्हें घेर रही थीं। मिस्टर वू मर गए। जल्दी से जाओ और चले जाओ। 6 स्टार मिस्टर वू भी मर चुके हैं। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उसके बाद उन्मत्त आवाजें सुनाई देने लगी। एक शक्तिशाली मार्शल योद्धा मर गया। लिन झान ने अपने साथियों के साथ नजरें मिलाईं। उन्हें आखिरकार पता चल गया कि क्या हुआ था। अब चलें। वे बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत भागने लगे। हालांकि इस समय कुछ लोग उनकी ओर भाग निकले। जेनली कबीले के दुष्ट कबीले के लोग इन लोगों की पूंछ पर थे। दृश्य गड़बड़ था। लानत है। लिन झान की अभिव्यक्ति बदल गई। उन्होंने अभी अभी दुष्ट कबीले के लोगों के एक समूह का ख्याल रखा था और अब एक और समूह आ गया। वे बहुत बदकिस्मत थे। नहीं, मुझे मत मारो। हर जगह निराशा की चीखें गूंज रही थीं। झेनली कबीले के दुष्ट कट्टरपंथियों में जरा भी दया नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वे आज यहाँ हत्या करने आए हैं। उन्होंने अपनी तलवारें उठाई और गिरे हुए एक युवक का सिर काट दिया। ये शू हुई और उसके दोस्त हैं। वांग टेंग ने पलटकर देखा। जब उसने उनके पीछे खड़े लोगों पर नजर डाली तो उसे वे थोड़े परिचित लगे। हालांकि शू हुई को देखकर उसे याद आया कि ये उसके बड़े भाई बहन थे। वे अस्त व्यस्त अवस्था में थे। अब उनमें वह अहंकारी भाव नहीं था कि वे ईश्वर की प्रिय संतान हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खास तौर पर जब बड़े भाई का सिर कट गया तो बाकी लोग डर के मारे पीले पड़ गए। वे बेकाबू होकर कांपने लगे और कुछ तो सदमे में वहीं जम गए। ये छात्र अपने विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षित योद्धा थे। वे इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं? सौभाग्यवश सभी लोग बेकार नहीं थे। फेंग डेनवेन के बगल में खड़े 2 लोगों ने अपने हथियार उठाए और प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि उनकी योग्यताएं कम थीं और उन्हें ज्यादा अनुभव भी नहीं था। उन्हें दुष्ट कबीले के लोगों द्वारा पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जू हुई अभी अभी एक मार्शल योद्धा बनी थी। उसने कोई युद्ध तकनीक भी नहीं सीखी थी, इसलिए वह अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए केवल अपनी बुनियादी तलवारबाजी कौशल का ही उपयोग कर सकती थी। वो उनसे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकती थी। मर जाओ। एक दुष्ट कबीले के आदमी ने अपना ब्लेड उठाया और जू हुई की युद्ध तलवार को दूर फेंक दिया। उसके हमले की शक्ति कम नहीं हुई और उसने अपनी तलवार उसके सिर पर वार कर दी। ये पहली बार था जब जू हुई को जीवन मरण की स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। तेज ब्लेड उसकी पुतलियों में फैलती रही और वो पूरी तरह से चकमा देना भूल गई। वास्तव में अब बहुत देर हो चुकी थी। मृत्यु के कगार पर भय बहुत शक्तिशाली था। इस समय भय, अनिच्छा, पश्चाताप, सभी प्रकार की भावनाएं उसके दिल में व्याप्त थीं। क्या मेरी मृत्यु होने वाली है? मैं अभी भी बहुत युवा हूँ। ये बहुत भयावह है। मौत का एहसास बहुत भयानक है। एक ही क्षण में उसके मन में तरह तरह के विचार कौंधने लगे। दूर जाओ। अचानक एक ठंडी चीख ने उसके निराशाजनक विचारों को तोड़ दिया। एक तलवार की रोशनी उसके शरीर के ठीक बगल से चमकी। यह उसके सामने खड़े जेनली कबीले के दुष्ट कबीले के सदस्य पर लक्षित थी। उस दुष्ट कबीले के आदमी का चेहरा बदल गया। वो अपना बचाव करना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक ही हमले में उसका सिर धड़ से अलग हो गया। उसका शरीर वहीं जम गया और उसका सिर ऊपर की ओर उछल गया। उसकी गर्दन से ताज़ा खून फव्वारे की तरह बह निकला। फिर वो कमजोर होकर गिर पड़ा। एक आंख के लिए एक आंख। अभी अभी इस दुष्ट कबीले के आदमी ने शू हुई के बड़े भाई का सिर काटा था। अब उसका सिर भी कट गया।
इस प्रकार कर्म काम करता है। जू हुई ने अपनी आंखों के सामने चमकती लाल चमक को देखा। उसके चेहरे पर खून के छींटे थे, जो बेहद सफेद हो गया था। वो खुद को उल्टी करने से नहीं रोक पाई। तुम पत्थर क्यों मार रहे हो? जल्दी करो और भागो। उसके कानों के पास एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। फिर उसे लगा कि कोई उसके शरीर को खींचकर आगे की ओर भाग रहा है। वांग टिंग। जू हुई जब अपने सामने उस आकृति को देखा तो वह अचंभित रह गई। वांग टिंग ही वह व्यक्ति था जिसने अभी अभी उसे बचाया था। ये क्षमता, यहाँ तक कि सीनियर सिस्टर पेंग रेनविन की भी उनसे तुलना नहीं की जा सकती है ना। वांग टिंग इतना शक्तिशाली कब बन गया? जू हुई उलझन में थी, लेकिन वह जानती थी कि यह भटकते विचारों पर विचार करने का समय नहीं था। वह जल्दी से वांग टिंग के पीछे चली गई। पेंग रेनविन और अन्य छात्रों पर हमला करने वाले दुष्ट कबीले के लोगों ने जब वांग टिंग को अपने साथी को मारते देखा तो वे उस पर आक्रमण करने लगे। फक! वांग टिंग ने शाप दिया और जू हुई को आगे धकेल दिया। पहले चले जाओ। नहीं, मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ सकती, जू हुई ने बिना सोचे जवाब दिया। तुम क्यों रुकना चाहती हो? मुझे नीचे घसीटने के लिए, वांग टिंग ने बिना किसी दया के कहा। फिर उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और दुष्ट कबीले के लोगों से लड़ना शुरू कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब लिन झान और उनकी टीम के सदस्यों ने उसे घिरा हुआ देखा तो वे उसकी मदद के लिए आगे आए। बड़ी बहन, दुष्ट कबीले के लोग उससे आकर्षित हैं। चलो जल्दी से चलते हैं, पेंग रेनविन के बगल में बैठे छात्रों ने जल्दी से कहा जब उनके चारों ओर का दबाव गायब हो गया। नहीं, उन्हें घेर लिया गया क्योंकि वे हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। हम उन्हें छोड़ नहीं सकते, पेंग रेनविन ने सख्ती से कहा। हम इन दुष्ट कबीले के लोगों को नहीं हरा सकते। वांग टिंग और उसके दोस्त बहुत शक्तिशाली हैं। हम उन्हें नीचे खींच लेंगे, किसी ने कायरता से कहा। मुझे परवाह नहीं है, मैं नहीं जा रहा हूँ। अगर तुम जाना चाहते हो, तो जा सकते हो। मैं पहले निकलूंगा। छात्रों में से एक बिना किसी हिचकिचाहट के चला गया। पेंग रेनविन और जू हुई इतने गुस्से में थे कि वे कांप रहे थे। उन्होंने आखिरकार अपने दोस्तों का असली चेहरा देखा। जो लोग बचे थे, वे पेंग रेनविन के साथ लड़ाई में शामिल होने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से लिन झान और उसकी टीम के सदस्यों की युद्ध क्षमता को कम करके आंका था। कुछ ही सेकंड में ये दुष्ट कबीले के लोग, जो इतने शक्तिशाली नहीं थे, मारे गए। चलो चलें, अब और समय बर्बाद न करें, लिन झान ने कहा। वांग टिंग ने पेंग रेनविन और उसके दोस्तों की तरफ देखा और सिर हिलाया। उसने कहा, चलो चलें। उनमें से कुछ लोग जल्दी से चले गए। आखिरकार वे इस गंदी गली से चले गए। दुर्भाग्य से वे उन छात्रों से मिले जो अभी भाग गए थे। इन लोगों ने उन्हें अजीब तरह से देखा और फिर पलटकर जल्दी से चले गए। पेंग रेनविन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। तुम्हें चले जाना चाहिए, मेरे साथियों, और मुझे कुछ काम है, इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, वांग टिंग ने जू हुई से कहा। ठीक है, सावधान रहना। जू हुई ने अपना मुंह खोला, लेकिन वो बस इतना ही कह सकी। अभी हमें बचाने के लिए धन्यवाद। पेंग रेनविन ने वांग टिंग और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया। वह वास्तव में आभारी थी। जू हुई और उसके दोस्तों से विदा लेने के बाद वांग टिंग और उसके साथी बंगले नीलामी घर से कुछ दूर एक दूसरी ऊंची इमारत में चले गए। फिर उन्होंने छत से उस दिशा में पीछे देखा। NOWELLBEIN.com। इस बार बांगरे नीलामी घर को भारी नुकसान हुआ है। लिन झान ने आह भरी। सौभाग्य से हमारी स्टार बोन पहले ही बिक चुकी है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नीलामी घर भुगतान करेगा और आइटम को मौके पर ही दे देगा, इसलिए पैसा पहले से ही हमारे हाथ में है। यदि नहीं, तो हमें भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, लियू यान ने कहा। झेंगली कबीले के ये लोग कौन हैं? वांग टिंग ने पूछा। ये पागल लोग दावा करते हैं कि उन्होंने झेंगली, जिसका मतलब है सच्चाई, को पा लिया है।
उन्हें लगता है कि दूसरे लोग सिर्फ बेवकूफ और अज्ञानी हैं। यान जिनमिंग ने व्यंग्य किया। झेंगली कबीले की स्थापना करने वाले लोगों के इरादे शुरू से ही बुरे थे। वे जिंगवू महाद्वीप पर आक्रमण करके उसे गुलाम बनाना चाहते थे। वे अपने पंथ से अपने कबीले के लोगों को नियंत्रित करते हैं और उनका दिमाग खराब करते हैं ताकि वे उन पर हुक्म चला सकें, लियू यान ने कहा। जिंगवू महाद्वीप पर आक्रमण करके उसे गुलाम बनाना है। वांग टेंग इन कट्टरपंथियों के महान उद्देश्य को देखकर दंग रह गया। यह अविश्वसनीय है न? इसलिए वे पागलों का झुंड हैं, लिन झान ने तिरस्कार के साथ कहा। आखिर वे क्या सोच रहे हैं? वांग टेंग को समझना मुश्किल हो गया। और क्या उन्हें लगता है कि जिंगवू महाद्वीप में संसाधनों की प्रचुरता है? वे इस पद्धति का उपयोग जिंगवू महाद्वीप पर अपना प्रभाव बढ़ाने और उनके संसाधनों को लूटने के लिए करना चाहते हैं। हालांकि उन्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और सोचना चाहिए। अगर यह इतना आसान होता तो देश जिंगवू महाद्वीप के साथ शांतिपूर्ण संबंध क्यों बनाए रखते? आखिरकार ये देश हमेशा बहुत आक्रामक होते हैं, लिन झान ने कहा। 137 7 सितारा मार्शल योद्धा के बुलबुले। बोलते समय वे बांग्रे नीलामी घर की स्थिति का भी अवलोकन कर रहे थे। लिन झान और उसके साथियों की मदद से वांग टेंग को अंततः समझ में आ गया कि झेंगली कबीला किस तरह के लोगों से बना है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें पागल कहा गया। उनके कार्यों के आधार पर उन्हें पागल कहना बहुत दयालुता होगी। जिस इमारत में वे थे उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत विस्तृत था, इसलिए वे बहुत दूर तक देख पा रहे थे। यहाँ से जब वांग टेंग ने दूर से देखा तो उसे आसमान में कभी कभी टकराते हुए कुछ काले बिंदु दिखाई दिए। हवा में गड़गड़ाहट के साथ विस्फोट की आवाजें आ रही थीं। वे हवा में चल रहे थे। 7 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा। जब कोई मार्शल योद्धा 5 स्टार सैनिक स्तर तक विकसित हो जाता है तो वह अपनी पीठ के पीछे पंखों की एक जोड़ी में अपनी शक्ति को इकट्ठा करने में सक्षम हो जाता है। इससे उन्हें हवा में स्वतंत्र रूप से उड़ने की अनुमति मिलती है। 6 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा भी ऐसा कर सकते हैं। जहां तक 7 सितारा मार्शल योद्धाओं की बात है, वे सीधे हवा में चलने में सक्षम थे। उन्हें अब अपने बल पंखों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। मध्य हवा में लड़ रहे वे काले बिंदु अवश्य ही 7 सितारा मार्शल योद्धा होंगे। लड़ाई आधे घंटे से ज्यादा चली। जोंगहाई के दूसरे शक्तिशाली योद्धा आ गए और आखिरकार झेंगली कबीले के योद्धाओं को मार गिराया। शेष दुष्ट कबीले के लोग या तो पकड़े गए या फिर अव्यवस्था में भाग निकले। किसी को नहीं पता था कि वे किस कोने में छिपे थे। ये लोग खाई में चूहों की तरह थे। जब आप उन्हें ढूंढना चाहते थे तो वे कहीं नजर नहीं आते थे। हालांकि वे हमेशा बाहर निकल आते थे और समय समय पर तबाही मचाते थे। ये निराशाजनक था। दुर्भाग्य से 6 सितारा मार्शल योद्धा से विशेषता बुलबुले शायद अब तक गायब हो गए थे। इतना लंबा समय बीत चुका था। वांग टेंग ने दया से आह भरी। फिर उसकी आंखें चमक उठीं। मृत झेंगली कबीले के लोगों द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले अभी भी वहां मौजूद होने चाहिए। यदि वह अभी वहां पहुंचे तो शायद समय रहते उन्हें उठा सके। हालांकि लिन झान और टीम के अन्य सदस्य इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। झेंगली कबीले के दुष्ट कबीले के लोग भीड़ में छिपे हो सकते हैं। अगर वे उन्हें देख लेते तो इन लोगों के पागल तर्क के आधार पर उनके सामने आने वाली परेशानी एक आपदा बन जाती। इस मामले में हस्तक्षेप मत करो। वास्तव में इस तरह के दुष्ट कबीले के साथ कोई बातचीत भी मत करो। अगर नहीं तो ये बहुत परेशानी भरा होगा और आपके परिवार प्रभावित होंगे। उनका कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, लिन झान ने उन्हें याद दिलाया। चिंता मत करो नेताजी, मैं उनके मामले में अपना सिर नहीं घुसाऊंगा। वांग टेंग ने सिर हिलाया और कहा। ठीक है, शो खत्म हो गया है। चलो वापस चलते हैं। जिंगवू महाद्वीप की इस यात्रा के दौरान हम सभी को चोट लगी है और अभी अभी हुई लड़ाई के बाद ये और भी बदतर हो गई है। धिक्कार है दुष्ट कबीले के इन बेवकूफ लोगों पर।
वापस जाओ और कुछ समय आराम करो। मैं जिंगवू महाद्वीप की अगली यात्रा के बारे में सभी को सूचित करूंगा। लिन झान ने हताशा में अपनी छाती को छुआ और बेकाबू होकर कोसने लगा। उसे इन दुष्ट कबीले के लोगों के प्रति घृणा और लाचारी महसूस हुई। स्टारबोन से हमने जो पैसे कमाए हैं, मैं बाद में आपके खातों में ट्रांसफर कर दूंगा। अपनी चोटों को ठीक करने के अलावा खेती करना और मजबूत बनना याद रखें। बेकार की चीजों पर पैसे खर्च न करें, खासकर आप, लियुयान और यान जिन्यू। आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा खरीदारी न करें। उसने दोनों महिलाओं को बहुत समझाया। मुझे पता है कितना गुस्सैल आदमी है। लियुयान और यान जिन्यू ने अपनी आंखें घुमाई और नाक भान सिकुड़ी। यान जिनमिंग जोर से हंसे। वांग टेंग ने भी चुपके से मुस्कुरा दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन झान का ये रूप भी होगा। सभी ने एक दूसरे को अलविदा कहा और चले गए। वांग टेंग ने एक क्षण सोचा और फिर भी बांग्रे नीलामी घर की ओर जाने का निर्णय लिया। 7 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धाओं के गुण बुलबुले मिलना मुश्किल था। उसे यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि वहां जाते समय उन्होंने एक टोपी और एक मुखौटा खरीदा और अपना चेहरा पूरी तरह से छुपा लिया, फिर सबसे तेज गति से नीलामी घर की ओर भागे। वो बहुत करीब नहीं गया। इसके बजाय उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए यथासंभव दूरी बनाए रखी। वह नीलामी घर के आसपास के क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम नहीं था। इतनी बड़ी घटना के बाद पुलिस, सेना और कई अलग अलग गुटों ने अपराध स्थल को सील कर दिया था। जब वांग टेंग उस क्षेत्र में घूम रहा था, तो उसकी मुलाकात कुछ संदिग्ध लोगों से हुई। भाई, आप किस शाखा से हैं? एक आदमी जो टोपी और मुखौटा पहने हुए था, उसके पास आया और धीमी आवाज में उससे पूछा। हालांकि वांग टेंग को झटका लगा, लेकिन उसका दिमाग तेजी से घूम गया। उसने तुरंत उस व्यक्ति को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम किस शाखा से हो? क्या तुम नियम जानते हो? ये सवाल पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैं बहुत लापरवाह था। मैं अभी कबीले में शामिल हुआ हूँ और अभी नियम सीखने बाकी हैं। वह आदमी अजीब तरह से हंसा। ये कैसी किस्मत थी? वह वास्तव में एक दुष्ट कबीले के आदमी से मिला था। ठीक है, चलो हम अपना काम करते हैं। हम दोनों ने ऐसे ही कपड़े पहने हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह थोड़ा ज्यादा ध्यान खींचने वाला है? वांग टेंग ने चिल्लाते हुए कहा। जैसा कि एक वरिष्ठ कबीले के सदस्य से उम्मीद की जाती है। आप बहुत विचारशील हैं। मैं पहले निकलूंगा। रात 8 बजे दक्षिणी उपनगरों में परित्यक्त गोदाम में मिलते हैं। बोलने के बाद वह आदमी बिना किसी निशान के गायब हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग। दक्षिणी उपनगरों में परित्यक्त गोदाम। रात्रि 8 बजे। ऐसा लग रहा था कि उसे गलती से दुष्ट कबीले के लोगों के इकट्ठा होने का स्थान और समय पता चल गया है। उसे क्या करना चाहिए? ये बहुत जरूरी है। मुझे तुरंत जवाब चाहिए। हालांकि ये स्पष्ट रूप से इस बारे में सोचने का समय नहीं था। वह पहले ही उस व्यक्ति के कारण देरी कर चुका था, इसलिए उसके पास और समय बर्बाद करने के लिए नहीं था। वह जल्दी से अपने गुण बुलबुले की तलाश में लग गया। वांग टेंग ने नीलामी घर के चारों ओर चक्कर लगाया और जैसी कि उसने उम्मीद की थी, कुछ विशाल विशेषता बुलबुले देखे। ये बहुत विशाल है। ये किसी शक्तिशाली मार्शल योद्धा के गुण बुलबुले होने चाहिए। यह अद्भुत है। वांग टेंग बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके बुलबुले खींचे और उन्हें उठा लिया। उन्नत चरण तलवार कौशल प्रतिभा तारांकन 1। उन्नत चरण तलवार कौशल प्रतिभा। वांग टेंग बहुत खुश था। यह एक उन्नत मंच प्रतिभा थी। मार्शल आर्ट की साधना में प्रतिभा का होना बहुत जरूरी था। जितनी ज्यादा प्रतिभा होगी, साधना की गति उतनी ही तेज होगी। यह आम बात थी। इस उन्नत स्तर की तलवार कौशल प्रतिभा के साथ, वांग टेंग सभी प्रकार की तलवार युद्ध तकनीकों को तेजी से समझने में सक्षम होगा। इसके अलावा, आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान प्राप्ति के साथ, उसकी साधना के प्रभाव भी प्रभावशाली होंगे।
वो अपने घर पहुंचने पर इसका प्रयास करेगा। आकाश दाह तलवार कौशल 15। एक उच्च श्रेणी का पृथ्वी श्रेणी तलवार कौशल। वांग टेंग दंग रह गया। ये धरती श्रेणी की तलवार का कौशल था। क्या वह सपना देख रहा था? हालांकि उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसके दिमाग में एक मानव आकृति उभरी और उसने आकाशदाह तलवार कौशल का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वांग टेंग के दिमाग में ऐसा लग रहा था मानो आकाश में एक भयंकर ज्वाला फूट रही हो। तलवार का एक वार और वह आकाश को जला सकता था और समुद्र को उबाल सकता था। उसकी शक्ति भयानक थी। 9:13। कुछ समय बाद वांग टेंग को होश आ गया। अरे बाप रे! इस पृथ्वी श्रेणी के कुलीन वर्ग की तलवार कौशल में 13 रुख थे और यह आकाश श्रेणी की युद्ध तकनीक से केवल एक कदम दूर था। यदि वह सबसे शक्तिशाली रुख को पूरी तरह से समझ लेता तो प्रभाव आकाश श्रेणी की युद्ध तकनीक के बराबर होता। यहाँ तक कि पहला रुख भी अंधकार स्तर के निम्न श्रेणी युद्ध तकनीक के समान शक्ति को उन्मुक्त करने में सक्षम था। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वो खुद को भाग्यशाली मानता था कि उसने आने का फैसला किया। अगर वह इन विशेषता बुलबुले से चूक जाता तो उसे न केवल कुछ 100 मिलियन का नुकसान होता, बल्कि उसे कुछ बिलियन का नुकसान होता। जैसी कि उम्मीद थी, शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले अच्छे थे। ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। वांग टेंग को खुद को भाग्यशाली महसूस हुआ। उसने शेष विशेषता बुलबुले उठाना जारी रखा। हालांकि केवल बल, ताकत और गति विशेषताएं ही बची रहीं। अग्नि बल तारांकन 5-0, गति तारांकन 3-5, शक्ति तारांकन 4-0। जैसा कि 7 सितारा मार्शल योद्धाओं के विशेषता बुलबुले से अपेक्षित था। यहाँ तक कि उनके द्वारा गिराए गए बल का भी इतना उच्च मूल्य था। अकेले अग्नि बल विशेषताओं के 50 अंक थे और ताकत और गति विशेषताएं भी सभ्य थीं। उनकी लड़ाकू शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई। चूंकि वहां उठाने के लिए और कोई विशेषता बुलबुले नहीं थे, इसलिए वांग टेंग वापस मुड़ा और चला गया। हालांकि वो कुछ ही देर के लिए रुका था, लेकिन सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो के लोगों ने पहले ही उस पर ध्यान दे दिया था। सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो के लोगों ने उसका पीछा किया, लेकिन वे उसे एक छोटी सी गली में खो बैठे। उनमें से एक को बगल की दीवार पर एक कागज का टुकड़ा चिपका हुआ मिला। इस पर क्या लिखा है? सावधान रहो, दूसरे व्यक्ति ने उसे याद दिलाया। ये ठीक है, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। हालांकि उसने कागज को छुआ नहीं और सिर्फ उस पर लिखी सामग्री को देखने के लिए उसके पास झुका। रात 8 बजे दक्षिणी उपनगरों में परित्यक्त गोदाम। दुष्ट कबीले के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और गंभीर हो गए। क्या ये सच है? चाहे ये सच हो या झूठ, इसकी रिपोर्ट करें। हम इस मामले पर कोई निर्णय नहीं ले सकते। 3 साल बाद 3 साल। वापस आते समय वांग टेंग गहरी सोच में डूबा हुआ था। जब सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो को एक खबर मिलेगी तो वह क्या करेगा? क्या उसे आज रात वहां जाकर देखना चाहिए? अगर सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले गए तो जरूर लड़ाई होगी। उस समय कई सारे गुंड बुलबुले गिरेंगे। क्या उसे भी इस मस्ती में शामिल होना चाहिए? लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह दुष्ट कुलों की सभा में भागकर मुसीबत मोल लेना चाह रहा था। जब वह यूनिवर्सिटी टाउन में अपने किराए के घर पर पहुंचा, तो सुबह के 11 बज चुके थे। वांग टेंग ने लापरवाही से खाना मंगवाया और अपना दोपहर का खाना खाया। फिर वो मास्टर लू के ब्रांच स्टोर में गया। तुम्हारा शूटिंग स्टार सर्पिल और ईट, लू जिशिंग ने कहा जब उन्होंने वांग टेंग को देखा। लेकिन जब उसने ईट का जिक्र किया तो उसे मुंह खोलने में थोड़ी मुश्किल हुई। उसे लगा कि यह अपमान की बात है। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी करने से मना कर दिया। उसने चुपचाप अपने आसपास के विशेष बुलबुले उठाए। स्मिथरी तारांकन 8, लू हेमरिन कौशल 6। उसे संतुष्टि महसूस हुई।
इसके बाद वांग टेंग ने उस कार्य डेस्क की ओर देखा जिसकी ओर लू जिशिंग इशारा कर रहा था और उसने 2 वस्तुएं देखीं। उनमें से एक अजीब दिखने वाला शूटिंग स्टार सर्पिल था। दूसरी ईंट सोने की थी जिसमें से सोने की चमक निकल रही थी। ये बहुत ही आकर्षक थी। शूटिंग स्टार स्पाइरल 6 स्टार उच्च श्रेणी के हथियार की आवश्यकताओं तक पहुंच गया है। यह मेरी कल्पना से भी बेहतर है, लू जिशिंग ने गर्व से कहा। वांग टेंग ने शूटिंग स्टार स्पाइरल उठाया और ध्यान से उसका अध्ययन किया। उसे यह इतना पसंद आया कि वो इसे नीचे रखने का साहस नहीं कर सका। मास्टर लू, आपके कौशल वास्तव में असाधारण हैं। आप मुझे मास्टर लू कहकर मेरी चापलूसी कर रहे हैं। लू जिशिंग ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, इस ईंट के लिए ये 5 सितारा निम्न श्रेणी के हथियार की आवश्यकताओं तक पहुंच गया है। हालांकि मैं इसे केवल संपीड़ित कर सकता हूं और इसमें कुछ रून जोड़ सकता हूं। यदि भविष्य में आपके पास बेहतर सामग्री है तो आप उन्हें इस ईंट के साथ मिला सकते हैं और इसे फिर से ढाल सकते हैं। आप इस ईंट के साथ लचीले हो सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने सोने की ईंट ली और उसे ध्यान से देखा। उसने उसे अपने हाथ में तौला और उसका स्पर्श परखा। यह ईंट उसके हाथ में बहुत आरामदायक महसूस हुई, जैसे कि उसके शरीर का कोई अंग हो। मैं इन दोनों वस्तुओं से संतुष्ट हूँ। जैसी कि उम्मीद थी, मास्टर लू की तलाश करना सही निर्णय था, वांग टेंग ने कहा। लू जिशिंग को तारीफ पाकर बहुत खुशी हुई। साथ ही उन्हें गर्व भी महसूस हुआ। उन्होंने कहा, बेशक, हमारा मास्टर लू ब्रांड सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। वांग टेंग ने अपना सामान खरीदा और दुकान से बाहर निकल गया। वो इन दोनों हथियारों की ताकत का परीक्षण करने के लिए जल्दी से घर जाना चाहता था। विश्वविद्यालय शहर। इस क्षेत्र में कई विश्वविद्यालय थे, उदाहरण के लिए डोंगहाई शिक्षण विश्वविद्यालय, डोंगहाई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और यहाँ तक कि डोंगहाई विश्वविद्यालय भी। गर्मी की छुट्टियां थीं, इसलिए स्कूल में ज्यादा छात्र नहीं थे। वांग टेंग को एक विश्वविद्यालय में एक छोटा सा जंगल मिला। जब उसे पता चला कि वहाँ कोई नहीं है, तो वह चुपके से अंदर घुस गया। यह एक अच्छी जगह है। वांग टेंग छोटे से जंगल से गुजरा और उसके सामने एक छोटी सी झील थी। झील के किनारे नकली पहाड़ी चट्टानें थीं। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया और वो उसके माथे से बाहर निकल आई। शूटिंग स्टार सर्पिल उसकी हथेली से तैरकर प्रकाश की चमक में बदल गया। ये जंगल में ऐसे उड़ गया जैसे कि यह जीवित हो और आगे पीछे उड़ने लगा। फिर ये झील में गहराई तक गोता लगाता है और प्रकाश की 9 किरणों में विभाजित हो जाता है। ये झील की छाया में तेज गति से घूमता और नाचता है, जैसे कि यह बिना किसी प्रतिरोध के हवा में उड़ रहा हो। ये स्टार बोन की आध्यात्मिक छाया प्रतिभा थी। ये हथियार को छाया में आगे पीछे जाने की अनुमति देता था, जो आध्यात्मिक शक्ति के लिए एकदम सही मैच था। ये निश्चित रूप से उसके विरोधियों को चौंका सकता था। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के नियंत्रण में शूटिंग स्टार सर्पिल पानी से बाहर कूद गया। उसी समय प्रकाश की 9 किरणें एक में मिल गईं। जाना, वांग टेंग ने फुसफुसाते हुए कहा। शूटिंग स्टार सर्पिल सीधे नकली पहाड़ी चट्टान में घुस गया। नकली पहाड़ी चट्टान में बिना किसी आवाज के एक छेद दिखाई दिया। शूटिंग स्टार सर्पिल दूसरी तरफ से बाहर निकल आया। वांग टेंग ने अपना हाथ उठाया और शूटिंग स्टार सर्पिल धीरे धीरे उसकी हथेली पर आ गिरा। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। वो अपनी आंखों में उत्साह को छिपा नहीं सका। उसने सोने की ईंट निकाली और उसे बाहर फेंकते समय उसे नियंत्रित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब ईंट नकली पहाड़ी चट्टान से टकराने ही वाली थी, तो सोने की ईंट की सतह पर मौजूद बल ईंट में विलीन हो गया। सोने की ईंट पर बने रून एक बार चमके और ईंट का वजन तेजी से बढ़ गया। फिर ईंट नकली पहाड़ से टकरा गई। धमाका! नकली पहाड़ टुकड़ों में बिखर गया। वांग टेंग जोर से हंस पड़ा। उसने सोचा कि अगर वह इस ईंट का इस्तेमाल किसी को कुचलने के लिए करे तो कितना अच्छा लगेगा।
इसके अलावा अपनी आध्यात्मिक शक्ति की मदद से वह अपने प्रतिद्वंद्वी पर सटीक प्रहार करने में सक्षम होगा। अभी क्या हुआ? मुझे लगता है कि मैंने कोई धमाका सुना है। अचानक जंगल के बाहर से एक आवाज आई। चलो जाकर देखते हैं। हो सकता है कि यह मार्शल आर्ट कोर्स का कोई छात्र हो जो स्कूल की संपत्ति को फिर से नुकसान पहुंचा रहा हो। ये छोटे छोटे शरारती बच्चे, ये बहुत परेशान करने वाले हैं। वांग टेंग को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। उसने अपनी ताकत छोड़ी और जल्दी से नकली पहाड़ के अवशेषों को झील में बहा दिया। फिर उसने अपने शरीर को तेजी से हिलाया और भागते हुए भाग निकला। जब वो घर पहुंचा तो लिन झान ने उसे पैसे ट्रांसफर कर दिए। बंगले नीलामी घर की फीस को छोड़कर उनके पास 1.8 बिलियन बचे थे। उनमें से प्रत्येक को 300 मिलियन मिले जब उन्होंने इसे 6 तरीकों से बांटा। सभी लोग यांग फेई को आधा पैसा देना चाहते थे, जैसा कि उन्होंने पहले ही तय कर लिया था। यांग फेई ने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनके पास इस विचार को छोड़ने और अंत में पैसे को बराबर बराबर बांटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वैसे भी अगर वे इसे बराबर बराबर बांटते तो भी सभी को एक बड़ी रकम मिलती। हाथ में पैसा आने के बाद वांग टेंग ने जिक्सन मार्शल हाउस की आंतरिक वेबसाइट पर पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। उसने एक युद्ध वर्दी, एक युद्ध ढाल और अपनी जरूरत की सभी चीजें खरीदी। अगले दिन उनके ऑर्डर डिलीवर हो गए। उसके बाद वांग टेंग ने अपना घर नहीं छोड़ा, घर पर ही साधना सत्र शुरू कर दिया। उनका ज्ञान आध्यात्मिक क्षेत्र तक पहुंच गया था, इसलिए जब उन्होंने अपने शास्त्रों का अभ्यास किया तो उनकी साधना की गति और प्रवीणता में बहुत वृद्धि हुई। फिर उसने आकाशदाह तलवार कौशल का अभ्यास किया। उसने परीक्षण किया कि यह उन्नत चरण तलवार कौशल प्रतिभा कितनी शक्तिशाली थी। अपने किराए के घर के आंगन में वांग टेंग ने अपनी युद्ध तलवार पकड़ी और उसे उग्रता से लहराया। अग्नि शक्ति उसकी युद्ध तलवार से उठी और लाल तलवार की रोशनी की किरणों में एकत्रित हो गई। वे झुलसाने वाली और तीखी थीं। 1 घंटे बाद वह रुका। अपनी तलवार थामे वांग टेंग स्थिर खड़ा रहा। आकाशदाह तलवार कौशल नीव 18/100। उनके गुण पैनल पर स्काई क्रिमेटिंग स्वॉर्ड स्किल 15 पॉइंट से बढ़कर 18 पॉइंट हो गया था। ये वृद्धि आश्चर्यजनक थी। मैं अपने ज्ञान और प्रतिभा को बढ़ाने के लिए और अधिक रिक्त विशेषताओं को बचा सकता हूँ। वांग टेंग ने एक क्षण तक विचार किया। वह पहले ही यह समझ चुका था कि उसके पास जो रिक्त विशेषताएं थीं, वे उसके उपयोग के लिए पर्याप्त नहीं थीं, क्योंकि उसकी युद्ध तकनीकों और शास्त्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इसलिए उसे प्राथमिकता तय करने की जरूरत थी। ये स्पष्ट था कि ज्ञान और प्रतिभा हर चीज की नींव थे। एक बार जब वह इन 2 विशेषताओं को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाता तो उसे अपनी युद्ध तकनीकों और शास्त्रों के स्तर को ऊपर उठाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही उसने अपने विचारों को सुलझाया, वांग टेंग ने सभी खाली विशेषताओं को अपने ज्ञान में डाल दिया। फिर उसने एक पागल की तरह अपनी युद्ध तकनीकों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। रात में दक्षिणी उपनगरों में एक परित्यक्त गोदाम में NOWELLBEIN.com इस खाली पड़े गोदाम में संदिग्ध दिखने वाले लोगों का एक झुंड इकट्ठा था। वे पागल कट्टरपंथी लग रहे थे और धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। वहां कोई रोशनी नहीं थी। रोशनी का एकमात्र स्रोत गोदाम के चारों ओर रखी सफेद मोमबत्तियां थीं। मोमबत्तियां मंद नारंगी चमक दे रही थीं। दुष्ट कबीले के लोग सचमुच यहाँ एकत्रित हुए हैं। सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो के सदस्य दूसरी तरफ एक कोने में छिपे हुए थे। वे दूर से दूरबीन से खाली पड़े गोदाम की स्थिति पर नजर रख रहे थे। क्या वे सब यहाँ हैं? उसके बगल में बैठे सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो के एक अन्य सदस्य ने फुसफुसाकर पूछा। वे बहुत पहले आ गए थे। वे गोदाम के चारों ओर घात लगाए बैठे हैं। यह अच्छा है। यहाँ बहुत सारे दुष्ट कबीले के लोग हैं। हम आज उन सभी को पकड़ लेंगे। हाँ, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। मुझे आश्चर्य है कि हमें ये संदेश किसने दिया। वो बहुत अच्छा इंसान है।
मैंने सुना है कि यह कोई संदिग्ध व्यक्ति था जो कबीले के सदस्य की तरह कपड़े पहने हुए था। क्या आपको लगता है कि वह जासूस है? आप जानते हैं, 3 साल के बाद 3 साल, 3 साल के बाद 3 साल की तरह एक। वाह, क्या वह सचमुच एक छुपा हुआ बॉस है? मुझे लगता है कि वो बहुत दयनीय है, लेकिन वो वास्तव में एक अच्छा इंसान है। सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो के सदस्यों के ऊपर छिपे हुए भले व्यक्ति के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। एक चीनी जासूसी फिल्म का एक प्रसिद्ध उद्धरण अध्याय 139, सुअर के सिर बनाने का दीवाना मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? एक पल के लिए वांग टेंग को अपनी पहचान पर संदेह हुआ। क्या मैं वास्तव में एक दुष्ट कबीले का सदस्य हूँ या सिर्फ एक जासूस हूँ? उफ, उफ। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाकर इस हास्यास्पद विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। जासूस बनना तो दूर की बात है। मैं इसे 3 साल और 3 साल तक नहीं करना चाहता। ये बहुत दुखद है। वो अपने नीचे खड़े लोगों को खतरनाक निगाहों से घूर रहा था। तुम सच में आजाद हो। मेरे बारे में अफवाहें फैलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या मुझे उनके लिए कुछ काम ढूंढने होंगे? जब वह इस बारे में सोच रहा था, तो उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके एक चट्टान को नियंत्रित किया और उसे गोदाम के दरवाजे पर फेंक दिया, जहां दुष्ट कबीले के लोग इकट्ठे हुए थे। एक बहुत बड़ी झनकार सुनाई दी। कौन है ये? गोदाम में मौजूद दुष्ट कबीले के लोग धनुष की डोरी की झनकार से ही चौंकने वाले पक्षियों की तरह थे। उनमें से कुछ गोदाम से बाहर भागे और इधर उधर देखने लगे। अरे, वो पत्थर किसने फेंका? सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो के सदस्यों ने गाली दी। वे दुष्ट कबीले के लोगों को उन्हें देखने से रोकने के लिए पीछे हट गए। गोदाम के चारों ओर नजर डालो। चलो सुनिश्चित करें कि कुछ भी न हो, दुष्ट कबीले के लोगों में से एक ने कहा। 10 से अधिक दुष्ट कबीले के लोग तितर बितर हो गए और अपने आसपास की खोज करने लगे। अरे यार, हम अब और नहीं छिप सकते। हटो। अंधेरे में छिपे सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो के सदस्यों ने असहाय होकर निर्णय लिया। पहले तो वे थोड़ा और इंतजार करना चाहते थे, लेकिन अब उनके पास ये सुविधा नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे अंधकार में थे जबकि उनके शत्रु प्रकाश में खड़े थे। जो दुष्ट कबीले के लोग जांच करने के लिए बाहर आए थे, उन्हें एक पल में ही काबू कर लिया गया। फिर घात लगाए बैठे सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो के सदस्य आगे बढ़ने लगे। उन्होंने एक साथ गोदाम में धुआं बम और आंसू गोले फेंके। यह क्या है? हे भगवान, हमारी पोल खुल गई। भागो। गोदाम में मौजूद ज्यादातर दुष्ट कबीले के लोग मार्शल शिष्य थे। वे कुछ समय के लिए अपनी सांस रोक सकते थे या गैस को रोकने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते थे। हालांकि, चूंकि वे अनजाने में पकड़े गए थे, इसलिए उनमें से कई फिर भी प्रभावित हुए। सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो के सदस्यों ने सुरक्षात्मक मास्क पहने और गोदाम में घुस गए। इसके बाद सन्नाटे में गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। यह एक अप्रत्याशित कदम है। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग अभी भी एक कोने में छिपा हुआ था। जब उसने सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो की कार्रवाइयों को देखा, तो उसे लगा कि वह पुलिस और चोर की फिल्म देख रहा है। यह एक आंख खोलने वाली बात थी। दुष्ट कबीले के लोग मरने का इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। तुरंत ही गोदाम से विस्फोट, चीख पुकार की आवाजें सुनाई देने लगीं। तसक तसक तसक, ये बहुत तीव्र लगता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग बाहर से शो देख रहा था क्योंकि वो विशेषता बुलबुले इकट्ठा करने के लिए इंतजार कर रहा था। NOLBIN.com। धमाका। परित्यक्त गोदाम पहले से ही खराब स्थिति में था। अब ये ढहने लगा। आखिरकार अंदर मार्शल योद्धाओं का एक समूह लड़ रहा था। 3 सितारा और उससे ऊपर के मार्शल योद्धाओं की विनाशकारी शक्ति बहुत प्रभावशाली थी। गोदाम अब और मार नहीं झेल सका और ढह गया। कई आकृतियां गोदाम से बाहर उड़ गईं, जिससे युद्ध का मैदान बाहर हो गया। कुछ दुष्ट कबीले के लोग गंदगी में भागना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से
शहर संरक्षण ब्यूरो के कई सदस्य बाहर घात लगाकर इंतजार कर रहे थे। जो भी बाहर भागेगा उसे पकड़ लिया जाएगा और उनमें से प्रत्येक को जेल भेज दिया जाएगा। परित्यक्त गोदाम के खंडहरों में तैरते हुए विशेषता बुलबुले को देखकर वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय कर दिया। खींचो। उसने उन्हें उठा लिया। गति तारांकन 8, शक्ति तारांकन 5, जल बल तारांकन 2, पृथ्वी बल तारांकन 3, धातु बल तारांकन 1। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक पल में उसकी जेब में जबरदस्त मात्रा में ताकत, गति और बल गुण आ गए। हालांकि ये सभी सामान्य रूप से देखी जाने वाली विशेषताएं थीं। बल के गुण भी मूल 5 तत्वों से ही थे। कोई भी उत्परिवर्तित बल तत्व प्रकट नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में कुछ उत्परिवर्तित तत्व विशेषताएं थीं। अधिकांश समय एक सामान्य मार्शल योद्धा के पास 5 मुख्य तत्वों में से एक बल होता था। अतीत में वह वायु बल, बर्फ बल और विष बल जैसी उत्परिवर्तित शक्तियों को ग्रहण करने में सक्षम था, क्योंकि वह बहुत भाग्यशाली था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दुष्ट कुलों के लोगों में इतने सारे मार्शल योद्धा होंगे। वांग टेंग ने आह भरी। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी सख्त थी। वह बता सकता था कि ये दुष्ट कबीला कितना शक्तिशाली था। इस कबीले के सदस्य पूरे देश में टिड्डियों की तरह फैले हुए थे। वे हर जगह थे। इस बार उनमें से बहुत से लोगों को पकड़ने से देश को बुराई से छुटकारा पाने में भी मदद मिली। कोई वास्तव में मेरे क्षेत्र में आया था। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग ने अपने नीचे दुष्ट कबीले के आदमी को देखा। उसने अपने हाथ में सोने की ईंट पकड़ी हुई थी। स्वूश। एक ईंट उड़कर बाहर आ गई। दुष्ट कबीले के मुखिया ने आंखें घुमाई और उसके सिर में दर्द महसूस हुआ। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ, वह बेहोश हो गया। आत्मज्ञान तारांकन 2, आत्मा तारांकन 2। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह बहुत खुश था। हा, यह ईंट बनाना मेरी बहुत समझदारी है। उसने उन्हें उठा लिया। फिर उसने ईंट को नियंत्रित करना जारी रखा और उसे दुष्ट कबीले के सदस्य के सिर पर बार बार मारा। आत्मा तारांकन 1, आत्मज्ञान तारांकन 1, आत्मा तारांकन 1। उसने दुष्ट कबीले के सदस्य पर तब तक प्रहार किया जब तक कि उसके अंदर से ज्ञान और आत्मा के गुण समाप्त नहीं हो गए। तब तक दुष्ट कबीले का सदस्य सुअर के सिर में बदल चुका था। कुछ समय बाद सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो के 2 सदस्य संयोगवश इस स्थान से गुजरे और उन्होंने जमीन पर बेहोश पड़े सुअर के सिर वाले दुष्ट कबीले के सदस्य को देखा। एक दुष्ट कुलपुरुष यहाँ क्यों पड़ा है? उन्होंने उसे ध्यान से देखा और उन्हें बड़ा झटका लगा। हे भगवान, इतना दुष्ट कौन है? उसने इस बेचारे को सुअर बना दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये हमारे ही किसी सहकर्मी का होगा। क्या वह अपना हिंसक स्वभाव छुपा रहा था? हमें उसे नाराज नहीं करना चाहिए। उन दोनों ने तय किया कि भविष्य में उन्हें अपने विभाग में कम ही रहना चाहिए। उन्हें किसी को भड़काना नहीं चाहिए, नहीं तो वे लोग उन्हें पीट कर मार डालेंगे। वे दोनों अपने साथियों को मजबूती देने के लिए अग्रिम मोर्चे पर जाना चाहते थे, लेकिन पहले उन्हें इस दुष्ट कबीले के सदस्य से निपटना था। इस प्रकार उन्होंने दुष्ट कुल के सदस्य को घसीट कर ले गए। वांग टेंग मन ही मन मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो के लोगों की कल्पनाएं बहुत ज्यादा हैं। उन्हें बहुत ज्यादा सोचना पसंद है और वे तरह तरह के अजीबोगरीब किरदार और व्यक्तित्व गढ़ लेते हैं। एक और, मुझे उसे मारने दो। उसने देखा कि एक और अकेला दुष्ट कबीले का आदमी उसकी ओर बढ़ रहा है। वांग टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर ईंट फेंकी। टकराना। दुष्ट कुलगुरु बेहोश हो गया। बैंग बैंग बैंग। जब कोई नहीं देख रहा था, वांग टेंग ने अपने कबीले के मुखिया के सिर पर ईंट मारी, जिससे एक और सुअर का सिर पैदा हो गया। उसने ज्ञानोदय गुणों की एक और लहर का स्वागत किया। जब सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो के 2 सदस्यों ने पहले सुअर के सिर वाले दुष्ट कबीले के सदस्य से निपटना समाप्त किया और वापस आए, तो उन्होंने दूसरे सुअर के सिर वाले कबीले के सदस्य को जमीन पर पड़ा देखा।
वे एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। फिर उन्होंने अनियोजित एक साथ अपने आसपास के वातावरण को स्कैन किया। उसे चले जाना चाहिए था, है ना? क्या हम पहले उसे वापस खींच लें? उन दोनों ने दूसरे सुअर के सिर वाले दुष्ट कबीले के सदस्य को बाहर खींच लिया। जब वे वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक तीसरा सुअर सिर वाला दुष्ट कुल का सदस्य फर्श पर बेहोश पड़ा है। हंस, मुझे लगता है कि वो मिस्टर पास ही में छिपा होगा। चलो लाश को खींचने में उसकी मदद करते हैं। आपकी बात सही है। सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो के 2 सदस्यों के माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा। उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाने का तरीका भी बदल दिया और अब उसे मिस्टर कहकर संबोधित करने लगे। उन्हें डर था कि अगर उसने उनके मुंह से कोई अपमानजनक शब्द सुना तो वो गुस्से में आकर उन्हें भी सुअर के सिर में मार देगा। चौथा कुलाध्यक्ष, 5वां कुलाध्यक्ष। सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो के 2 सदस्य बेहद व्यस्त थे। जब उन्होंने 9वें सुअर के सिर वाले दुष्ट कबीले के सदस्य को बाहर निकाला तो उन्होंने अपने माथे से पसीना पोंछा और एक लंबी सांस ली। वे वास्तव में थक चुके थे। हम तो बस भावनाहीन लाशें खींचने वाली मशीनें हैं। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक अव्यक्त आपसी समझ के साथ एक कठोर मुस्कान दी। वान टेन को अपनी हंसी रोकने में बहुत मुश्किल हो रही थी। उसने सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो के 2 सदस्यों की तरफ देखा। क्या मैं उनके प्रति बहुत कठोर हो रहा हूँ? जैसे जैसे समय बीतता गया, सभी दुष्ट कबीले के लोग या तो मारे गए या पकड़े गए। उनमें से किसी को भी नहीं बख्शा गया। 2 लाशें खींचने वाली मशीनों ने कुल 12 सुअर के सिर वाले दुष्ट कबीले के लोगों को घसीटा। उन्होंने बहुत मेहनत की। जब उन्होंने अपने सामने छोटे पहाड़ की तरह खड़े 12 सुअर सिर वाले दुष्ट कबीले के लोगों को देखा तो उन्हें बहुत उत्तेजना महसूस हुई। सुअर के सिर बनाने का दीवाना। वे दोनों एक साथ कांप उठे। ये पहला विचार था जो उनके मन में आया जब वे लाशों को खींचने वाली मशीन से वापस इंसान बन गए। महिलाओं को छेड़ना कानून के विरुद्ध है। सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो ने इस ऑपरेशन में बहुत मेहनत की थी और कई मार्शल योद्धाओं को लगाया था। सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो के प्रमुख को इस ऑपरेशन को अंजाम देने का फैसला करते समय भारी दबाव का सामना करना पड़ा। आखिरकार ये खबर एक अज्ञात स्रोत से आई थी। उन्हें ये भी नहीं पता था कि मुखबिर कौन था। हो सकता है कि वो उनके साथ खेल रहा हो, या इससे भी बदतर, यह एक जाल हो सकता है। अगर चीजें गलत हुई तो उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। ये सब उनके विचार का हिस्सा था। इतनी सारी जनशक्ति को काम पर लगाना आसान नहीं था। यदि कोई अप्रिय घटना घटित हुई तो नगर संरक्षण ब्यूरो के प्रमुख को जिम्मेदारी लेनी होगी। सौभाग्य से परिणाम अच्छा रहा। पेपर में लिखी गई सामग्री फर्जी नहीं थी। इस बार उन्हें मेरिट मिली। इस समय सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो के चीफ टैन ने अपने सामने दुष्ट कबीले के लोगों के झुंड को देखा और खुश महसूस किया। हालांकि उन्होंने एक नेता की भयावह आभा बनाए रखी और कभी कभी प्रोत्साहन के लिए अपने अधीनस्थों के कंधों को थपथपाया। जब वह 12 सुअरों के सिरों के ढेर के पास से गुजरा तो वह थोड़ा अचंभित रह गया। छोटे लियू, क्या हो रहा है? तुमने उन्हें इतनी बुरी तरह क्यों पीटा? ये थोड़ा अमानवीय है। हाँ, दुष्ट कबीले के लोग दुष्ट हैं, लेकिन हमें सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो को मानवीय होना चाहिए। हमें मानवीय तरीकों का उपयोग करके उनसे निपटने की जरूरत है। चीफ टैन ने अपने होश में आते हुए कहा और सूखी खांसी से भर गया। मानवीय तरीके। मानवीय तरीकों से आपका क्या मतलब है? यदि उनके सामने बैठा यह व्यक्ति उनका तत्काल वरिष्ठ अधिकारी न होता तो लिटिल लियू और उनके सहयोगी ने उसका खंडन कर दिया होता। सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो ने कभी मानवीय व्यवहार किया ही कब? लेकिन उनमें ये कहने की हिम्मत नहीं थी। उन्हें अभी भी अपनी नौकरी की जरूरत थी। इस मौजूदा समाज में अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल था। वे अपनी नौकरी कभी नहीं खो सकते थे। लिटिल लियू मुस्कुराया और विनम्रतापूर्वक कहा, चीफ, आप सही कह रहे हैं। हालांकि ये हम दोनों ने नहीं किया है। हमें बस उन्हें यहाँ घसीटने का काम सौंपा गया था। तुमने ऐसा नहीं किया।
फिर किसने किया? चीफ टैन हैरान थे। हमें नहीं पता, हालांकि ये हमारा ही कोई बच्चा होना चाहिए, लिटिल लियू ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? चीफ टैन को अब भी उन पर विश्वास नहीं हुआ। चीफ, हम आपसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है, तो हम स्वर्ग की कसम खा सकते हैं। छोटे लियू ने अपना हाथ उठाया और कसम खाना चाहा। ठीक है, ठीक है। चीफ टैन ने अपना हाथ हिलाया। उन्होंने अपनी थोड़ी को रगड़ते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो में इतनी प्रतिभा होगी। लिटिल लियू और उनके सहयोगी। अभी कुछ देर पहले किसने कहा था कि यह अमानवीय कृत्य है? अब आप क्यों कह रहे हैं कि यह व्यक्ति प्रतिभावान है? चीफ, आपके दोहरे मापदंड हैं। यदि आप इसी तरह चलते रहे तो आप 2 उत्कृष्ट कर्मचारियों को खो देंगे। खांसी, तुम दोनों बुरे नहीं हो। खूब मेहनत करो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। चीफ टैन को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने जल्दी से स्थिति को संभाला और फिर अपने हाथों को पीछे करके शांति से चले गए। NOWELLBEJUN.com वांग टेंग यूनिवर्सिटी टाउन में अपने किराए के घर में वापस आ गया। उसे एहसास हुआ कि इस यात्रा के बाद उसे थोड़ी भूख लगी है। उसने खाना मंगवाया। वो कुछ चीनी बारबेक्यू और कोक की एक बोतल का ऑर्डर देता था। जी हाँ, रात को आपको ऐसे ही खाना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कितना अच्छा जीवन है। मोटा। वह क्या है? एक मार्शल योद्धा के रूप में मुझे मोटा होने का कोई डर नहीं है। भोजन की प्रतीक्षा करते समय वांग टेंग ने अपना गुण पैनल निकाला और उसे देखा। उसकी आत्मा और ज्ञान के गुण बढ़ गए थे। हालांकि उसे सामान्य आत्मा और ज्ञान के गुण ही मिले थे, लेकिन वे संख्या के आधार पर जीत गए। आत्मज्ञान, आध्यात्मिक क्षेत्र 12.500। आत्मा, आध्यात्मिक क्षेत्र 4.500। फिर उसके 5 तत्व भी व्यक्तिगत रूप से बढ़ गए। उसके अग्नि तत्व गुण के अलावा अन्य 4 गुण 2 सितारा स्तर तक पहुंचने के करीब थे। वांग टेंग ने अपना समय बर्बाद नहीं किया। उसका ज्ञान बढ़ गया था, इसलिए उसने बिना किसी देरी के अपनी युद्ध तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। 0 मिनट बाद उसका खाना आ गया। उसने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। एक खाना देने वाला युवक प्रवेश द्वार पर खड़ा था। नमस्ते, आपका खाना डिलीवर हो गया है। वो बहुत विनम्र लग रहा था। वांग टेंग ने सिर हिलाया और डिलीवरी मैन को धन्यवाद दिया। जीवन कठिन था, उसे अभी भी आधी रात को डिलीवरी भेजनी थी। वांग टेंग का ऑर्डर देने के बाद डिलीवरी करने वाला आदमी अगले दरवाजे पर चला गया। जिस व्यक्ति ने दरवाजा खोला वह एक सुंदर महिला थी। हालांकि वांग टेंग ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने सीधे दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वह अपने कमरे में वापस नहीं लौटा। उसने अपना खाना आंगन में खाया। जैसे ही वह बैठा, दरवाजे पर दस्तक हुई। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। वो उठा और दरवाजा खोला। बगल वाली महिला बाहर खड़ी थी। उसने शॉर्ट पैंट और शर्ट पहन रखी थी और उसके बाल बन में बंधे हुए थे। इससे वह युवा और मजाकिया लग रही थी। वो लगभग 20 साल की लग रही थी और उसकी सुंदरता 10 में से 8 थी। नमस्ते, डिलीवरी मैन ने अभी अभी मुझे गलत ऑर्डर दिया है। मैंने पता देखा और मुझे लगता है कि यह आपका है। क्या आप देख सकते हैं कि आपको मेरा ऑर्डर मिला है या नहीं? सुंदरी डिलीवरी बैग को अपने हाथ में पकड़े हुए थी और थोड़ी शर्मिंदगी भरी आवाज में बोल रही थी। ओह, वांग टेंग ने डिलीवरी बैग पर नाम और पता देखा। उसने आश्चर्यचकित स्वर में कहा, ये वास्तव में मेरा है। थोड़ा रुको, मुझे देखने दो और देखो कि मैंने तुम्हारा खाना लिया है या नहीं। वांग टेंग मुड़ा और अपने आंगन में वापस चला गया। उसने बैग पर लिखा पता देखा। सचमुच, ये गलत था। उसने अभी अभी रसीद पर दुकान के नाम पर नजर डाली थी, ताकि पुष्टि हो सके कि यह सही है। उसने पता और नाम नहीं देखा। कौन सोच सकता था कि उसके पड़ोसी ने उसी दुकान से ऑर्डर किया होगा। डिलीवरी करने वाले ने तो उनका ऑर्डर भी गड़बड़ कर दिया।
क्या संयोग है। देखो, क्या ये तुम्हारा है? मैंने इसे अभी तक नहीं खोला है। वांग टेंग ने डिलीवरी बैग उसे थमा दिया। हाँ, यह मेरा है। धन्यवाद छोटे भाई। बन वाली महिला खिलते हुए फूल की तरह मुस्कुराई। आपका स्वागत है। हालांकि आपको वास्तव में मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, वांग टेंग ने कहा। ठीक है। बन वाली महिला ने सिर हिलाया। उसे वांग टेंग का अच्छा प्रभाव लगा। उसने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराई। चलो एक दूसरे को जानते हैं। मेरा नाम यान शिन है। मैं तुम्हारे बगल में रहती हूँ। कृपया भविष्य में मेरा ख्याल रखना। अपने सामने की जीवंत सुंदरता को देखकर वांग टेंग थोड़ा चौंक गया। उसने अपना हाथ उठाया और मुस्कुराया। मेरा नाम वांग टेंग है। अब हम पड़ोसी हैं। आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। क्या तुम अभी अभी यहाँ आए हो? मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है, यान शिन ने कहा। वांग टेंग ने कहा, मैंने कुछ समय के लिए ये जगह किराए पर ली है, लेकिन मैं व्यस्त था। मैं तुरंत यहाँ नहीं जा सका। मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, इसलिए मैं अक्सर यहाँ नहीं आता। वाह, तुमने इतना बड़ा घर किराए पर लिया है, लेकिन तुम यहाँ अक्सर नहीं आते। तुम जरूर अमीर होगे, यान शिन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने विषय को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? क्या तुम पास के विश्वविद्यालय के छात्र हो? ये सही है। मैं डोंगहाई टीचिंग यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। इस गर्मी की छुट्टी के बाद मैं तीसरे वर्ष का छात्र हो जाऊंगा। मैं आमतौर पर अंशकालिक नौकरी करता हूँ। जब मैं कभी कभी देर रात वापस जाता हूँ, तो छात्रावास की आंटी मुझे अंदर नहीं आने देती हैं। ये थोड़ा असुविधाजनक है, इसलिए मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर एक घर किराए पर ले लिया, यान शिन ने कहा। आप भी पास के विश्वविद्यालय के छात्र होंगे। मुझे अनुमान लगाने दें, आप नए छात्र होंगे। आप यहाँ पहले विश्वविद्यालय शहर का अनुभव करने आए हैं, है न? हाँ, मैं वास्तव में हुआंगहाई सैन्य अकादमी में एक नया छात्र हूँ। वांग टेंग ने सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वाह, हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी। यान शिन ने आश्चर्य से वांग टेंग को देखा। उसने कहा, तुम मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे होगे, है न? लगता है तुम वाकई बहुत शक्तिशाली हो। हाँ, मैं मार्शल आर्ट का अभ्यास करता हूँ। वांग टेंग ने सिर हिलाया। मैं आप जैसे मार्शल आर्ट के छात्रों की बहुत प्रशंसा करती हूँ। आप सभी को अच्छा व्यवहार मिलता है, आपका रुतबा ऊंचा है और आप शक्तिशाली हैं। स्नातक होने के बाद आप कुलीन वर्ग के कुलीन होंगे, खासकर हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी के छात्र। मैंने सुना है कि स्नातक होने के बाद आप लोगों के पास सीधे सेना में प्रवेश करने का मौका है, यान शिन ने बोलते हुए और अधिक ईर्ष्यालु लग रही थी। यह इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया है। आपका विश्वविद्यालय भी बुरा नहीं है। स्नातक होने के बाद शिक्षक बनना अच्छा है। आपको सम्मान मिलेगा, वांग टेंग ने कहा। आह, चलो इस बारे में बात नहीं करते। यह एक दुखद कहानी है। आजकल किसी सरकारी स्कूल में शिक्षक बनना आसान नहीं है। अगर आप किसी शीर्ष हाई स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको मास्टर डिग्री के साथ स्नातक होना चाहिए। अगर आप कोई प्राथमिक विद्यालय या जूनियर हाई स्कूल चुनते हैं, तो हाई स्कूल जितना अच्छा व्यवहार नहीं मिलेगा। ये बहुत मुश्किल है। यान शिन ने फिर से पीड़ा भरे भाव के साथ आह भरी। एक पल में वांग टेंग को समझ नहीं आया कि उसे कैसे सांत्वना दे। उसने बस एक मामूली परिचय के साथ दिल खोलकर बातचीत की थी। आखिरकार वे अभी अभी मिले थे। हाँ, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। मैंने चैटिंग के दौरान गलती से आपसे शिकायत करना शुरू कर दिया। यान शिन को अचानक स्थिति का एहसास हुआ और वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। सब ठीक है, मैं बस यह नहीं जानता कि तुम्हें कैसे सांत्वना दूं, वांग टेंग ने कहा। हाँ, ये ठीक नहीं है। तुम्हें सीखना चाहिए कि किसी महिला को कैसे मनाना है। ओह, मुझे अब वापस जाना चाहिए। मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगी। ओह ठीक है, चलो वीचैट एक्सचेंज करते हैं। अगर छोटा भाई यहाँ के माहौल को जानना चाहता है, तो
तो मैं तुम्हारी गाइड बन सकती हूँ। यान शिन ने अपना फोन निकाला और कहा, वेचेट का आदान प्रदान करें। आजकल महिलाओं को दूसरे लोगों के साथ वेचेट का आदान प्रदान करना बहुत पसंद है। वाकई। ठीक है टिल्डा, चलो अपना वीचैट एक्सचेंज करते हैं। मैं वैसे भी यूनिवर्सिटी शहर से परिचित नहीं हूँ। वांग टेंग ने गंभीर होने का नाटक किया। यान शिन ने वांग टेंग का वीचैट जोड़ा और अपने किराए के घर वापस चली गई। दरवाजे की तरफ से झांक रही दो महिलाओं ने तुरंत ऐसा दिखावा किया जैसे उन्होंने कुछ नहीं देखा। वे चारों ओर इकट्ठा हुई और पूछा, शिन शिन, हमें बताओ, तुमने क्या किया? तुम्हें वापस आने में इतना समय क्यों लगा? मैं आपको बता दूं, हमारा पड़ोसी एक बहुत ही सुंदर युवा लड़का है। यान शिन बोलते हुए थोड़ा उत्साहित थी। वास्तव में। दोनों महिलाओं की आंखें चमक उठी, उनकी आवाजें अप्रत्याशित रूप से एक साथ मिल गईं। अभी वांग टेंग दरवाजे के अंदर खड़ा था, इसलिए वे उसका चेहरा नहीं देख पाए। जब उन्होंने अपने दोस्त की बातें सुनी, तो उन्हें अचानक आश्चर्य का एहसास हुआ। आखिरकार, वह तो बस विपरीत परिस्थितियों में रह रहा था। वे एक अनुकूल स्थिति का लाभ उठाने में सक्षम थे। हाँ, अगर तुम जानना चाहती हो, तो तुम्हें अगले हफ्ते पूरे हफ्ते के कपड़े साफ करने होंगे। यान शिन ने अपना फोन हिलाया। मैंने पहले ही उसका वीचैट जोड़ दिया है। आह, कितना नीच है, तुम्हें वास्तव में उसका वीचैट मिल गया। यान शिन, तुम एक षड्यंत्रकारी महिला हो, दोनों महिलाओं ने चिल्लाकर कहा। लगता है तुम उसे जानना नहीं चाहती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे षड्यंत्रकारी महिला कहने की? यान शिन ने कहा। ऐसा मत करो, हम जानना चाहते हैं। अच्छा शिन शिन, हम गलत थे। हम एक सप्ताह तक तुम्हारे कपड़े धोएंगे। दोनों महिलाओं ने यान शिन की बाहों को गले लगाया, एक तरफ से, और माफी मांगते हुए लगातार उसे हिलाया। हाँ, यह अच्छा लगता है। यान शिन ने अपनी बर्फ सी सफेद गर्दन उठाई और तिरस्कार भरी नजर से कहा, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें कम से कम 2 हफ्तों तक मेरे कपड़े धोने होंगे। अगर नहीं, तो कोई बात नहीं हो सकती। 2 सप्ताह, दोनों महिलाएं फूट फूट कर रोईं। अगर आप अब और संकोच करते हैं, तो अगली बार जब आप असली व्यक्ति को देखेंगे तो मेरे पास आकर भीख मत मांगना। उस समय, यह ऐसी चीज नहीं होगी जिसे 2 हफ्ते के कपड़ों से हल किया जा सके, यान शिन ने कहा। ठीक है, हम तुम्हारे लिए उन्हें धो देंगे। बस 2 हफ्ते हैं, है न? दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने अपने दांत पीस लिए और यान शिन के अनुरोध पर सहमति जताई। यान शिन ने कहा, आपको उन्हें अपने हाथों से धोना होगा, खासकर मेरे अंडरगारमेंट्स को। चिंता मत करो, हम लापरवाही नहीं करेंगे। जल्दी करो और हमें बताओ, दोनों महिलाओं ने कहा। फिर, ये निजी महिला वार्ता का दौर था। उन्होंने अपना बारबेक्यू खाया और बगल के कमरे में रहने वाले युवक के बारे में बातें की। अपनी उत्तेजना में, वे 1-2 बार चीख भी निकालती थीं। सुंदर महिलाओं के बारे में बात करने वाले केवल पुरुष ही नहीं थे। जब महिलाएं स्वतंत्र होती थीं, तो वे पुरुषों के बारे में भी बात करती थीं। अगले दिन सुबह 8 बजे, यान शिन और उसकी 2 रूममेट्स काम पर जाने के लिए साथ साथ निकलीं। जब वे वांग टेंग के दरवाजे के पास से गुजरी, तो उन्होंने देखा कि कुछ डिलीवरी मैन कुछ सामान लेकर उसके आंगन में जा रहे थे। वांग टेंग एक तरफ खड़ा होकर डिलीवरी करने वाले एक व्यक्ति से कुछ पूछ रहा था। 100% निःशुल्क स्टॉक विश्लेषण और शेयर मूल्य पूर्वानुमान AI ट्रेडिंग सहायक, सटीक स्टॉक विश्लेषण आपकी उंगलियों पर। वह सचमुच सुंदर है। इसके अलावा, वो एक परिपक्व व्यक्ति की तरह दिखता है। यान शिन की 2 रूममेट्स भी उसकी तरह ही सुंदर थीं। जब उन्होंने वांग टेंग को आंगन में खड़ा देखा, तो उनकी आंखें बिजली के बल्ब की तरह चमक उठीं। वे धीमी आवाज में बात करने लगीं। शिन शिन, चलो चलकर उसका अभिवादन करें। यान शिन के रूममेट्स में से एक, सन शियुयुन ने कहा। ठीक है, चलो हम जाकर उसका अभिवादन करते हैं। तुम हमें भी उससे मिलवा सकती हो, दूसरे रूममेट ली कियान ने उससे आग्रह किया।
मुझे तुम दोनों के बारे में कुछ नहीं कहना है। यान शिन खुद को असहाय महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी दो सहेलियों के बारे में क्या कहे, जो दोस्ती से ज्यादा प्यार को गंभीरता से लेती हैं। फिर भी उसने उनकी विनती सुनी और वांग टेंग को बधाई दी। सुप्रभात। कल खरीदी गई युद्ध वर्दी और अन्य सामान आ चुके थे। वांग टेंग चालान पर हस्ताक्षर कर रहा था, तभी उसने एक आवाज सुनी और पलटा। उसने देखा कि 3 खूबसूरत महिलाएं खड़ी थीं। उनमें से एक यान शिन था, जिसके साथ उसने कल बातचीत की थी। सुप्रभात। वह आंगन से बाहर आया और मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। उसने पूछा, क्या तुम काम के लिए बाहर जा रही हो? हाँ, मैं बस बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। तुम क्या कर रहे हो? इतने सारे डिब्बे क्यों हैं? यान शिन ने उत्सुकता से पूछा। ओह, मैं बाहर जाने की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कुछ किट खरीदी है, वांग टेंग ने विस्तार से नहीं बताया। यान शिन ने देखा कि वह ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जांचना बंद कर दिया। इस समय उसके रूममेट्स पीछे से अपनी उंगलियों से उसकी कमर को सहला रहे थे। स्वाभाविक रूप से वह जानती थी कि उसके चिड़चिड़े दोस्त क्या करना चाहते थे। उसने चुपके से अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन फिर भी उसने उनका परिचय कराया। ओह ठीक है, मुझे अपने 2 रूममेट्स से आपका परिचय कराना चाहिए। इस छोटे बालों वाली महिला का नाम सुन शियुन है और लंबे बालों वाली महिला का नाम ली कियान है। जब वांग टेंग ने यान शिन का औपचारिक परिचय सुना तो वह अवाक रह गई। सुन शियुन और ली कियान बहुत गुस्से में थे। वे उसके साथ सारे रिश्ते खत्म करने वाले थे। वे अब बेइज्जती नहीं रहेंगे। नमस्ते, मैं सुन जियुन हूँ। नमस्ते, मैं ली कियान हूँ। अपना परिचय देते समय दोनों ने बहुत सुंदर मुस्कान बिखेरी। आपसे मिलकर अच्छा लगा, वांग टेंग ने जवाब में सिर हिलाया। वो मुस्कुराया और बोला, आपको मेरा नाम पहले से ही पता होना चाहिए। डिलीवरी करने वाले सभी लोगों ने वांग टेंग को 3 समान रूप से सुंदर महिलाओं के साथ खुशी से बात करते देखा। वे ईर्ष्या से जल उठे। तो क्या हुआ अगर आप सुंदर हैं? अगर आपके पास पैसा है तो क्या हुआ? क्या तुम्हें पता नहीं कि महिलाओं को छेड़ना कानून के खिलाफ है? दुर्भाग्य से वे केवल अपने दिल में शिकायत करने की हिम्मत कर रहे थे। वे जानते थे कि उनके सामने खड़ा युवक सिर्फ अमीर और सुंदर नहीं था। वह एक मार्शल योद्धा था। एक योद्धा के सामने उन्हें बस कुछ बातें अपने दिल में रखनी चाहिए थीं। वे अपनी भावनाओं को खुलकर प्रदर्शित करने की हिम्मत नहीं कर पाए। मिस्टर वांग, आपका सारा सामान यहाँ आ गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, डिलीवरी करने वाले लोगों में से एक ने आकर कहा। ठीक है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, वांग टेंग ने सिर हिलाया। ये हमारा काम है। डिलीवरी करने वाले लोग इस विशेष उपकार से अभिभूत महसूस कर रहे थे। हम अब काम पर जा रहे हैं। संपर्क में बने रहें। यान शिन और उसके दोस्तों ने उसे विदा किया। ठीक है, वांग टेंग ने जवाब दिया। तीनों महिलाएं गली से बाहर चली गईं। ली कियान ने अचानक कहा, क्या आपने डिलीवरी करने वाले लोगों के कपड़ों और आंगन में रखे डिब्बों पर जिक्सन मार्शल हाउस का प्रतीक देखा है? जिक्सन मार्शल हाउस शीर्ष 3 मार्शल आर्ट अकादमियों में से एक। यान शिन और सुन शियुन ने ध्यान से याद किया। ये सच लग रहा था। उन्होंने बेकाबू होकर आश्चर्य से देखा। इस मार्शल आर्ट युग में सामान्य लोग भी जिक्सन मार्शल हाउस को जानते थे। विश्वविद्यालय के छात्र तो और भी कम उन्हें पसंद करते थे। ये जूनियर भाई वांग टेंग एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं लगता है, ली कियान ने